Welcome to the 8th standard students. Since 2 days we are studying the chapter cell, and yesterday we have studied the structure of chloroplast as a cell organelle of the cell, and today we are going to study the structure of mitochondria. सेल के अंदर मैंने आपको एक सेल ऑर्गेनेल की लिस्ट बोर्ड पे लिख के दिया था, उसके अंदर का एक क्लोरोप्लास्ट कल के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है। अभी आज हम माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल ऑर्गेनेल का स्ट्रक्चर क्या है और इनके फंक्शंस क्या है, ये सेल के अंदर क्या फंक्शन करता है, ये देखेंगे। पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। क्लोरोप्लास्ट के जैसा ही इसका ही स्ट्रक्चर आपको ओवल शेप्ड ही ड्रॉ करना है, सेम सिमिलर टू दी क्लोरोप्लास्ट। ये ऐसा एक शेप्ड या ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। like this। इसके अंदर वाले जो लेयर्स है वो थोड़ा फर्क दिख रहा है, आपको जरा चेक कर सकते हो। पहले वाले लेक्चर में मैंने स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था, उसके अंदर दोनों के दोनों भी लेयर्स क्लोरोप्लास्ट के जो है वो कंटिन्यूअस थे। अभी अंदर वाला लेयर जो है मैं इसको फोल्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ, फोल्ड्स लाइक दिस। दिस इज व्हाट इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। इसके अंदर ऐसे F1 पार्टिकल्स हर एरिया में अंदर की साइड से आपको ड्रॉ करना है, like this। सिंपल वे से मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। और आपने पहले क्लोरोप्लास्ट जो पढ़ा है उसके अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। उसके फंक्शंस चेक करो, इसके भी फंक्शंस चेक करो। क्लोरोप्लास्ट कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में रहता है और कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एब्सेंट रहता है। ऐसा ही सेम माइटोकॉन्ड्रियन कौन से सेल में प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में एब्सेंट रहता है या एनिमल सेल में एब्सेंट या प्रेजेंट रहता है। थोड़ा उसको वक्त लगेगा, मगर ये डायग्राम आपको परफेक्ट करना है, लाइक दिस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। इसके अंदर ऐसा सेम क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा जैसा था, ऐसा ही इसके ही अंदर स्ट्रोमा के जैसा इक्विवेलेंट टू द स्ट्रोमा के बराबर का ही मटेरियल इसके अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
सिंपल में है इसका डायग्राम। तो हम इसके लेबलिंग्स करेंगे। ये बाहर वाला जो लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला जो है इनर मेम्ब्रेन, और इधर भी सेम वर्ड है पेरिस्टोमियम, PERISTOMIUM, पेरिस्टोमियम। ये जो अंदर वाला फोल्ड है इसका नाम है क्रिस्टी। ये रेड कलर में मैंने छोटे छोटे जो ड्रॉ किया है, दीज आर द F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल जो डॉटेड मटेरियल यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज स्ट्रोमा, और यू कैन राइट मैट्रिक्स ऑल्सो। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा ये जो दो वर्ड है सिनोनिम है। ये स्ट्रोमा अगर ड्रॉ करते हो तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर नाम दीजिए, वैसा ही मटेरियल सेम माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर है, स्ट्रोमा के जगह पे आपको मैट्रिक्स राइट करना है। इसके अंदर और एक लेबलिंग है, ये अंदर वाला जो स्पेस दिख रहा है ये इसके अंदर वाला स्पेस, दिस इज पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। फिगर ultrastructure, the structure which is observed under the microscope at microscopic level is called as ultrastructure of mitochondrion। और इसके अंदर के जो पॉइंट्स है और एक दो डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। ये ऐसा एक ऊपर फोल्ड ड्रॉ करो, इसके ऊपर ऐसे F1 पार्टिकल्स ड्रॉ कर दो। मतलब मैंने यहाँ का एक फोल्ड जो है, इतना फोल्ड, ये फोल्ड बाहर ड्रॉ किया है, और यह फिगर क्रिस्टी, एक क्रिस्टी का स्ट्रक्चर बाहर ड्रॉ किया है मैंने, क्रिस्टी। और ये ऊपर जो दिख रहा है ये भी उसके ऊपर के F1 पार्टिकल्स है, F1 पार्टिकल। ये होने के बाद एक F1 पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ करता हूं मैं, सिंगल F1 पार्टिकल। ये ऐसा दिखता है आपको एक F1 पार्टिकल, लाइक दिस। ये राउंडेड जो दिख रहा है हेड है, बीच वाला जो है ये स्टॉक है, और इसका जो बेसल एरिया है इट इज बेस पीस, PIECE, बेस पीस। ये फिगर F1 पार्टिकल, F1 पार्टिकल। चलिए यहाँ पे मैं इसका डिस्क्रिप्शन आपको स्टेप वाइज करके देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, क्वेश्चन आया तो इसका डेफिनेशन पहले बनाऊंगा मैं। दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन।
respiration is called as mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियन ये सिंगुलर है, माइटोकॉन्ड्रियन का प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अभी दूसरा पॉइंट, इसके शेप के अंदर का पॉइंट लेता हूं मैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप अलग अलग होता है। अलग अलग शेप अगर है तो हम बायोलॉजिकल टर्म पॉलीमॉर्फिक शेप ऐसा ही इस्तेमाल करते हैं। दे आर पॉलीमॉर्फिक इन शेप, दे आर पॉलीमॉर्फिक, दे आर पॉलीमॉर्फिक इन शेप। इनके शेप अलग अलग होते हैं। दैट इज they may be rounded, जैसे कि मैंने यहाँ ओवल शेप ड्रॉ किया है, ऐसा गोल राउंडेड भी माइटोकॉन्ड्रियन रहता है, ऐसा रॉड शेप्ड भी रहता है, ये ऐसा भी रहता है बहुत बार। उसके बाद ये प्लेट के जैसा डिस्क्वाइडल भी रहता है, लाइक दिस, थाली के जैसा, प्लेट के जैसा। ओवल शेप्ड है, राउंडेड है, रॉड शेप्ड है, डिस्क्वाइडल डिस्क के जैसा है, राउंडेड, ओवल, रॉड शेप्ड और डिस्क्वाइडल। ये अलग अलग शेप में माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में पाए जाते हैं, मगर इसका कॉमन जो शेप है सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसे ओवल शेप्ड रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर का ड्राइंग किया है। उसके आगे थर्ड नंबर का पॉइंट हम देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉमनली कॉल्ड एज, इनका कॉमन नेम है, कॉमनली कॉल्ड एज कलरलेस प्लास्टिड। इनका नाम है कलरलेस प्लास्टिड, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स नहीं रहते और क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लास्टिड है, उसके अंदर ग्रीन कलर के क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते। कलरलेस प्लास्टिड्स ड्यू टू absence of chlorophylls, फोर्थ नंबर पे जा रहा हूं, इजी पॉइंट डिस्क्राइब करके दे रहा हूं आपको मैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल के अंदर भी रहते हैं और एनिमल ह्यूमन बीइंग्स के सेल में भी रहते हैं, मगर क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ प्लांट के सेल में रहते हैं। ये डिफरेंस पक्का माइंड में रखिए। तो यहाँ पे लिखता हूं, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, दोनों के भी अंदर रहते ही, प्लांट सेल के भी और एनिमल सेल के भी अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं यहाँ पे, फिफ्थ नंबर का। द माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसिडर्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। दे are considered as a powerhouse of the cell.
इसको मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रख रहा हूं, पावर हाउस ऑफ द सेल। 3 बार कंसेप्ट बताया मैंने। इसकी वजह यह है, हमारे भी शहर के अंदर पावर हाउसेस रहते हैं, एमएससीबी के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, और वहाँ पे बिजली स्टोर की जाती है, एनर्जी ऊर्जा स्टोर की जाती है। ऐसा ही हमारे सेल के अंदर एनर्जी स्टोर इस माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर की जाती है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल। तो फिर कौन सी एनर्जी ये स्टोर करता है? बिकॉज it stores ATP। ATP का लॉन्ग फॉर्म यहां ब्रैकेट में लिखता हूं, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट एनर्जी। और सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जहां जहां एनर्जी एटीपी लगती है, वो एनर्जी ये माइटोकॉन्ड्रियन प्रोवाइड करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। इट डिस्ट्रीब्यूट्स, बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी फॉर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, of the cell। कंसेप्ट 6 नंबर का बता रहा हूं। थोड़ा आप ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है? सेल के अंदर बहुत सारे कुछ प्रोसेस रहते हैं, जैसे कि एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, या फिर उसके अंदर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, फैट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म है। उसके बाद सेल के अंदर का रेस्पिरेशन है। सभी प्रोसेस को मिलकर इसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा है इट डिस्ट्रीब्यूट्स एनर्जी फॉर द डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। कंसेप्ट 6 नंबर का बता रहा हूं। ये जो टर्म है, जो वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, टर्म माइटोकॉन्ड्रिया was firstly given by scientist बेंडा ने ये वर्ड लिखा है, एंड अल्टमन, ALTMANN, अल्टमन discovered mitochondria in the cell, discovered mitochondria in the cell। ये 2 साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना है, जैसे कि अल्टमन ये एक है और दूसरा जो है ये बेंडा ने नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया और अल्टमन ने इसकी डिस्कवरी की है। तो इतने पॉइंट्स 6 नंबर तक आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। इसके आगे के पॉइंट्स ये पूरा हटा देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे। 6 नंबर के पॉइंट तक मैंने इसका डिस्क्रिप्शन किया है।
पॉइंट नंबर 7, अब हम बढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की तरफ। इसके अंदर कितने पार्ट है देखो। पहला है पेरिस्टोमियम, एक। 2 नंबर पे है इसका मैट्रिक्स, 2। 3 नंबर पे है क्रिस्टी, और 4 नंबर पे है F1 पार्टिकल्स। इसके भी अंदर क्लोरोप्लास्ट के जैसे ही मगर अलग अलग पार्ट है। 4 पार्ट में हमने इसको पढ़ाई के लिए डिवाइड कर दिया है। द माइटोकॉन्ड्रियन इज स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 4 पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। नंबर 1 पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। सेकंड नंबर मैट्रिक्स। थर्ड नंबर क्रिस्टी, and fourth number is F1 particles. By means mitochondrion is mainly divided into 4 parts, that is peristomium, matrix, cristae and F1 particles. We shall study all these 4 parts stepwisely, one by one. First of all, we shall go for the one part, that is first part, peristomium. What is peristomium? यहाँ पे मैंने 2 मेम्ब्रेन की लेबलिंग्स किया है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। दोनों को मिलके पेरिस्टोमियम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही सेम वर्ड मैंने क्लोरोप्लास्ट में भी इस्तेमाल किया था। उधर कभी कभी यूनिट मेम्ब्रेन का भी इस्तेमाल किया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, मगर माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली पेरिस्टोमियम ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। द माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल लेयर्ड, इसको भी 2 लेयर है, बाहर वाला और अंदर वाला। कौन से 2 मेम्ब्रेन्स है ये? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मीनिंग होता है थिन लेयर कवरिंग उसका। The mitochondrion is covered by 2 membranes, that is outer membrane and inner membrane. These 2 membranes are togetherly called as peristomium. यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर का आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। Inner membrane of mitochondrion togetherly called as peristomium. पेरिस्टोमियम दोनों को मिलके। सेकंड पॉइंट, you have to observe that what is the difference between outer membrane and inner membrane. क्या फर्क है इन दोनों के अंदर? ये बाहर वाला जो लेयर है ऐसा कंटिन्यूअस दिख रहा है आपको, और अंदर वाला जो लेयर है इसको ऐसे फोल्ड्स दिख रहा है आपको। ओके, मगर क्लोरोप्लास्ट में दोनों के दोनों भी कैसे थे? वो कंटिन्यूअस थे। यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है और अंदर वाला फोल्डेड है। ये फर्क है दोनों के मेम्ब्रेन्स में। ओके, आउटर मेम्ब्रेन is continuous without fold,
and inner membrane is folded. इजी है। ये फोल्ड जो है अंदर क्यों डेवलप होते हैं हम क्रिस्टी के अंदर देखेंगे। अभी ये बाहर वाला जो लेयर है ये पार्शियली परमिएबल रहता है और अंदर वाला जो रहता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है। क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा लेक्चर रिपीट करके देखिए, उसके अंदर के जो नोट्स पढ़िए, आपको क्लियर अंडरस्टैंड हो जाएगा। आउटर मेम्ब्रेन is partially permeable. Inner membrane selectively permeable. फोर्थ नंबर पे हम जाएंगे। इसके आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में यहाँ स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है यहाँ पे। इस गैप का नाम है पेरिप्लास्टिडियल स्पेस और इसके भी अंदर क्लोरोप्लास्ट के जैसे ही वाटरी फ्लूइड्स भरे हुए रहते हैं, वाटरी फ्लूइड्स। और ये वाटरी फ्लूइड की वजह से माइटोकॉन्ड्रियन अभी ओवल शेप्ड है, इसका स्ट्रक्चर साइज चेंज नहीं होता, इसका शेप जो मेंटेन करके रखता है कौन, वाटरी फ्लूइड। और दूसरा है अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो सेल के अंदर कुछ वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है, वाटर इवापोरेशन का प्रॉब्लम हो सकता है प्लांट में। उस कंडीशन में जनरली माइटोकॉन्ड्रियन जल्दी कॉन्ट्रैक्ट या श्रिंक नहीं होता, ड्राई नहीं होता। ये फंक्शन इसके वाटरी फ्लूइड का है। सेम पॉइंट है यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ राइट नहीं कर रहा हूँ। और एक बार बोलता हूँ, स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन्स ऑफ mitochondrion is called as periplastidial space, and this space is filled with watery fluids to maintain the shape of mitochondrion as well as it avoids drying and shrinking of the mitochondrion. सिंपल है। ये होगा ये इसका पेरिस्टोमियम का। फिर पेरिस्टोमियम के अंदर फंक्शन क्या है देखेंगे। फंक्शन, इसके दो फंक्शन है, सच्छिद्रता परमियाबिलिटी, जो अंदर कौन से मटेरियल लेके आना है, बाहर कौन से छोड़ना है, ये परमियाबिलिटी मेंटेन करने का काम करता है। इट मेंटेन्स परमियाबिलिटी, एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन है इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द माइटोकॉन्ड्रियम, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द माइटोकॉन्ड्रियम। इसके चार पार्ट में का एक पार्ट यहां पे मैंने फिनिश किया है, पेरिस्टोमियम। सिंपल वे से डिस्क्रिप्शन करके दिया है मैंने, चार पार्ट इसके, ऐसे ही वन बाय वन यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा। ये पहला पार्ट जो है पेरिस्टोमियम यहाँ पे फिनिश हो गया है, बाहर वाला कवर। अभी दूसरे पार्ट की तरफ हम जाएंगे। सेकंड पार्ट मैंने यहां पे लिखा है मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, MATRIX। ओके, पहले हम डेफिनेशन देखेंगे इसके। व्हाट इज अ मैट्रिक्स? मैंने यहाँ पे जो डॉटेड मटेरियल निकाला है, पूरे डॉट 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 पूरा माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर भर के, उस डॉटेड एरिया को हमको मैट्रिक्स ये टर्म देना है, मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन क्या है इसका? पहला पॉइंट, द यूनिफॉर्मली सब तरफ समान फैला हुआ जो है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, फैला हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैनुलर। ग्रैनुलर का मतलब होता है नमक के जैसा रफ, छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे रहते हैं रफ, ऐसा ग्रैनुलर। विस्कस, विस्कस का मीनिंग होता है जाड़ा, घट्ट बोलते हैं उसको, घट्ट, विस्कस। जेली लाइक, जेल जो रहता है ट्रांसपेरेंट जेल, ये जेली के चॉकलेट्स आपने देखा है जैसा ही, जेली लाइक। कलरलेस, कलर नहीं रहता इसको। सब्सटेंस, पदार्थ, substance present in mitochondrium, mitochondrium is called as matrix। दूसरा पॉइंट है इसका, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा और माइटोकॉन्ड्रियन का मैट्रिक्स इक्विवेलेंट रहते, समान रहते हैं। और इसके अंदर फिर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है देखेंगे, क्या केमिकल कंपोनेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स कंटेन्स पहला है प्रोटीन्स रहते इसके अंदर, प्रोटीन्स। दूसरा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रहते, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद सर्कुलर डीएनए रहता है। और एक बार ये कंसेप्ट बताता हूं, सर्कुलर डीएनए ये क्या है? ऐसा गोल दिखने वाला डीएनए, सर्कुलर डीएनए ऐसा रहता है, ये इसको सर्कुलर डीएनए बोलते हैं, गोल रहता है वो। उसके बाद ये आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, ये की पट्टी रहता है इसका, एक 2 या 3 पीसेस आरएनए के भी रहते हैं। ये डीएनए है, ये आरएनए है। इनके लॉन्ग फॉर्म पहले मैंने आपको बताया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों भी न्यूक्लिक एसिड के टाइप्स है, ये दोनों भी इसके अंदर रहते हैं। ओके, और 70S राइबोसोम्स, राइबोसोम के स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ाने वाला हूं। तब तक आपको ये याद में रखना है कि इसके अंदर कौन सा टाइप का राइबोसोम रहता है, 70S। तो इसके अंदर सर्कुलर डीएनए होगा, फिर आरएनए का भी पीसेस है इसके अंदर, और 70S राइबोसोम्स, यस छोटा निकालता हूं, 70S राइबोसोम्स। और इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एंजाइम्स रहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है इसके अंदर इसलिए रहते हैं कि इस लोकेशन पे एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप होता है, उस रिएक्शन का नाम है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर हो जाती है, इसलिए ये जो लगने वाले जो एंजाइम्स है क्रेब्स साइकिल के, इसके अंदर रहते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्रेब्स साइकिल हो जाती है। आप अगर 9th में 10th में आ जाओगे
तो ये क्रेब्स साइकिल क्या है हम पढ़ने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रियन के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल को लगने वाले एंजाइम्स रहते हैं, इसलिए ये एक एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, ये रिएक्शन का, ये इसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इसको प्रोफेसर सर हैंस क्रेब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम दिया गया क्रेब्स साइकिल। क्लियर है यहां तक? तो इसका फंक्शन मैट्रिक्स का फंक्शन क्या है देखेंगे। मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं और क्रेब्स साइकिल यहां ऑपरेट होती है, इसलिए ये फंक्शन है। क्रेब्स साइकिल ऑपरेट्स इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन एक फंक्शन इसका सफिशिएंट है, एक ही फंक्शन मैं इसको दे रहा हूं आपको, एक ही है मेन फंक्शन इसका। तो ये दो पार्ट डिस्क्राइब कर दिया मैंने, जैसे कि पहले पेरिस्टोमियम किया, बाद में मैट्रिक्स डिस्क्राइब किया। अभी थर्ड नंबर के पार्ट पे जा रहा हूं मैं। थर्ड नंबर पे क्या दिया है मैंने यहाँ पे? क्रिस्टी दिया है। क्रिस्टी देखेंगे आप, क्रिस्टी। This is the third part, Christie, CRISTAE। सिंगुलर है इसका क्रिस्टा, CRASTA, क्रिस्टा। ये प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है, और ये लैटिन मीनिंग में क्रिस्टा। क्रिस्टा का मीनिंग होता है फोल्ड। क्रिस्टी की डेफिनेशन देखेंगे हम। ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के हर फोल्ड को, ये इधर ये क्रिस्टा है, ये दूसरा क्रिस्टा, तीसरा क्रिस्टा, चौथा क्रिस्टा, ऐसे बहुत सारे क्रिस्टी अंदर है। तो फिर इसका डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे? ईच फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज क्रिस्टी। यहां पे डेफिनेशन पहला पॉइंट, ईच फोल्ड of inner membrane of mitochondrion is called as Christie। इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं है। अभी इसके अंदर का एक क्रिस्टा मैंने यहाँ पे बाहर ड्रॉ करके दिखाया आपको। इसके ऊपर जो देख रही है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब F1 पार्टिकल्स है। इसके ऊपर क्या रहते हैं? तो इसके ऊपर F1 पार्टिकल्स रहते हैं। दूसरा पॉइंट, मेनी F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल का लॉन्ग फॉर्म मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर बताने वाला हूं। F1 पार्टिकल क्या है हम देखने वाले, 4 नंबर का पार्ट है। मगर ये यहाँ पे इतना याद रखो, क्रिस्टी के ऊपर बहुत सारे F1 पार्टिकल्स रहते हैं। मेनी F1 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ऑन क्रिस्टी। इतना डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद इसका हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन
तो ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहा है होता होगा कि इसके अंदर वाला जो लेयर फोल्डेड क्यों होता है, फोल्ड्स क्यों दिखाता है। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको ए लेबलिंग दे रहा हूँ। दूसरा डायग्राम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसको बी लेबलिंग दे रहा हूँ। जिसके अंदर फोल्ड ज्यादा है, इधर फोल्ड ज्यादा है, इधर फोल्ड है, इधर फोल्ड है, इधर फोल्ड है, मतलब इसके अंदर स्पेस ज्यादा है और इसके अंदर स्पेस कम है। अंदर का स्पेस बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, अंदर का स्पेस बढ़ाने के लिए ये लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल अंदर दिखते हैं। तो ज्यादा अगर स्पेस रहता है माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर तो ज्यादा फंक्शंस ऑपरेट हो जाते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर वाले लेयर को बहुत सारे क्रिस्टल डेवलप हुए हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, इट इंक्रीजेस सरफेस, इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन, इट इंक्रीजेस inner surface area, surface area of mitochondria to perform more functions, to perform more functions of respiration, ऑफ रेस्पिरेशन। ये इसका फंक्शन है। मैंने 3 पार्ट्स यहां पे डिस्क्राइब कर दिया है, अभी बाकी एक ही रह गया है, उसका नाम है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल वो क्या है देखेंगे। व्हाट इज F1 पार्टिकल? So this is the 4th number of part of mitochondria and last one, F1 particle. F1 particle. So what is the long form of F1 particle? You have to keep in your mind. In bracket I will write the long form. First filamentary particle, और it is also called as, बहुत सारे नाम है इसके, ऑक्सीजोम, और एक नाम है पार्टिकल ऑफ फर्नांडेज-मोरन। ये फर्नांडेज-मोरन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम पार्टिकल ऑफ फर्नांडेज-मोरन ऐसा भी दिया गया है। तो उधर वाला जो छोटा ये डायग्राम है, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं आपको समझा देता हूँ। F1 पार्टिकल का डायग्राम ऐसा रहता है। कभी कभी हम स्टूडेंट्स को शॉर्ट नोट में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन भी पूछते हैं, एक्सप्लेन F1 पार्टिकल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। तो इसके अंदर 3 पार्ट रहते हैं। ये जो ऐसा राउंडेड एरिया दिख रहा है बॉल के जैसा, हेड के जैसा, इसका नाम भी हेड दिया है, हेड। और बीच वाला यहाँ पे छोटा डंडा दिख रहा है, इसका नाम है स्टॉक। और ये जो बेस है इसका एरिया, जिसके ऊपर जो F1 पार्टिकल के पार्ट्स है, इसका नाम है बेस पीस। दिस इज अ बेस पीस। और ये डायग्राम है, इतना लंबा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं आपको, इतना भी आप ड्रॉ करते हो तो ओके। यह F1 पार्टिकल।
how you are where you are finding F1 particles, all the particles which are drawn in red color, जितने रेड कलर में छोटे 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 जो पार्टिकल निकाला है वो सब के सब F1 पार्टिकल है। और इसके अंदर पॉइंट्स क्या है, फिर पॉइंट्स भी बहुत आसान है, इजी पॉइंट्स है इसके। एक एक पॉइंट करके मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। पहला पॉइंट है इसका, दे आर प्रेजेंट ऑन कहाँ पे है ये, इसके ऊपर, क्रिस्टी के ऊपर, ये क्रिस्टी इसके ऊपर है, प्रेजेंट ऑन क्रिस्टी। एक F1 पार्टिकल में 3 पार्ट रहते, हेड, स्टॉक, बेस पीस। इट हैज 3 पार्ट्स, that is head, stock and base piece, इसका हम देखेंगे फंक्शन। फंक्शन माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर मैंने आपको क्रेब्स साइकिल बोला है, और एक रिएक्शन का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक स्टेप है, उसका नाम है ETS, और इसका लॉन्ग फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप है, एरोबिक रेस्पिरेशन की एक स्टेप है। ये रिएक्शन F1 पार्टिकल के हेड में होती है, हेड में। तो फंक्शन आपको इसके अंदर क्या लिखना है, ETS takes place in head of F1 particle, head of F1 particle। इतने पॉइंट्स आप अगर बढ़िया घर पे कंसंट्रेशन लगा के आप अगर पढ़ते हो तो ये बहुत ही आसान है। ये 4 के 4 पार्ट इसके अंदर के मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। और अभी इसके आगे हम देखेंगे लास्ट वाला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शंस क्या है देखो, इजी है। पहला फंक्शन है इसका, माइटोकॉन्ड्रियन एक्ट्स एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। पहला फंक्शन होगा यहाँ पे, इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये इसको स्ट्रक्चर भी है
और रेस्पिरेशन के मेजर ज्यादा से ज्यादा फंक्शंस इस माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर हो रहे, इसलिए मैंने इसका फंक्शन लिखा है, इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। दूसरा फंक्शन है इसका कि ये जो माइटोकॉन्ड्रियन है इसको मैंने पहले ही बोला है पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि ये एनर्जी एटीपी स्टोर करता है और एनर्जी एटीपी डोनेट डिस्ट्रीब्यूट भी करता है सेल के लिए, इसलिए एक्ट्स एज अ पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर ये है स्टोरेज ऑफ एटीपी एनर्जी, और इसका बी फंक्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ATP energy for different metabolic activities of the cell, different metabolic activities of the cell. So this is what it is in detail. All the points of mitochondrion I have dictated here, and within short time period I have explained each and every concept of the mitochondrion, and only for you I will give a homework. I will write here the question. That question you have to solve at your home. ये आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन राइट करके दे रहा हूँ, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रहा हूँ आपको, गिव डिफरेंस between chloroplast and mitochondria. This is your question. अभी ये जो क्वेश्चन मैंने दिया है आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, पहले आपको क्लोरोप्लास्ट के कैरेक्टर्स जितने भी है उसको पहले पढ़ना पड़ेगा, ये होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया के पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, दोनों के अंदर डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आइसोलेट करना पड़ेगा, और तो फिर ये होने के बाद आपका जो पेज है नोटबुक का, इसके ऊपर 2 कॉलम कर दीजिए। पहला कॉलम उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट लिखो, दूसरा कॉलम जो है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया लिखो। पहला पॉइंट कैसा आना चाहिए, इट एक्ट्स क्लोरोप्लास्ट के अंदर इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, उधर क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस, इधर इट एक्ट्स एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन। ये पहला पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट बताता हूँ मैं, और बाकी क्या आप लिख लो। इधर है क्लोरोप्लास्ट में इट एक्ट्स एज अ ग्रीन प्लास्टिड, और इसके अंदर है इट एक्ट्स एज अ कलरलेस प्लास्टिड। ये ऐसे डिफरेंसेस कितने आपको आ जाते, उसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, ये सब के सब डिटेल्स आपको घर पे करना है। तो बाकी और सारे बहुत सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर के बचे हुए हैं, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है आपको इसके सब के सब डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। तो ये आर्टिकल यहाँ पे चलिए ख़त्म करेंगे हम। इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो इन न्यू वीडियो विथ द ग्रेट एक्साइटमेंट
we shall start the another cell organelle. Then wish you all the best. Stay at home. Be safe. See you again.